आज की वीडियो में आपके लिए पैसे बचाने के कुछ तरीके हैं, सेविंग करने के तरीके। पैसे बचाने का सबसे अच्छा मकसद ये होना चाहिए कि आप उस पैसे को बचाकर कहीं इन्वेस्ट करें ताकि आपका वो पैसा आपके लिए मजीद पैसा इकट्ठा करके लाए। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग पैसे बचाकर उसे बैंक में ही जमा करवाते हैं। वैसे पैसे बचाने और कंजूसी में फर्क होता है। आपने अपने इलाके में कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो कहीं भी घूमने के लिए नहीं जाते, ना ही अच्छे कपड़े पहनते हैं और ना ही अच्छा खाते पीते हैं। उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद होता है, पैसा बचाना। ऐसे लोग कंजूस होते हैं। ये सारी जिंदगी अपने ही कमाए हुए पैसों को एंजॉय नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में हम पैसे बचाने के तरीके डिस्कस करेंगे, कंजूसी करने के नहीं। अगर ये तरीके आपको काबिल अमल ना लगें तो इस वीडियो के आखिर पर आपको बचत करने का एक जापानी तरीका भी बताया जाएगा। ये तरीका 1904 में जापान की एक खातून जर्नलिस्ट ने बनाया था, जो अब भी जापान में बहुत मकबूल है। ये तरीका आपके लिए भी उतना ही फायदेमंद होगा जितना ये जापानी लोगों के काम आता है। तो पैसा बचाने का जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि हमेशा ज़रूरत की चीज़ें खरीदें। अक्सर जब हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो हमें डिस्प्ले की वजह से या डिस्काउंट ऑफर की वजह से अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बाद में या तो वो चीज़ें हमें पसंद नहीं आती और या फिर उन्हें इस्तेमाल करने का मौका कम ही मिलता है। इसलिए शॉपिंग पर जाने से पहले हमेशा प्लानिंग करें, लिस्ट बनाएं कि आपने क्या क्या चीज़ खरीदनी है और फिर वही खरीदें जो लिस्ट में लिखा हुआ है। अक्सर जब हम बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि एक महंगी चीज़ पर बहुत अच्छी डिस्काउंट मिल रही है, तो हम वो चीज़ खरीद लेते हैं कि हमने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया है। हालांकि उस चीज़ की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती और गैर ज़रूरी चीज़ों को खरीदना अक्लमंदी नहीं बल्कि पैसे का ज़या होता है। दूसरा तरीका यह है कि अपनी ख्वाहिशों के पीछे मत भागें। अगर आप अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करें या हर रोज़ वही करें जो आपका दिल चाहता है तो आप कभी भी पैसे नहीं बचा पाएंगे। अगर आप ख्वाहिशों के पीछे भागना शुरू कर देंगे तो ये सिलसिला कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कहीं भी नहीं रुकेगा। इसका कोई एंड नहीं है और आप कभी भी मुतमईन नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी ख्वाहिशात को बिल्कुल ही मार दें। ऐसा करने से भी आप तरसते ही रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अहम बात यह है कि आप म्याना रवि इख्तियार करें। अगर आपका खाना बाहर जाकर खाने को दिल करता है तो रोज़ ही बाहर से खाना खाने की बजाय आउटिंग के लिए हफ्ते में एक आध दिन मुकर्रर कर लें। अगर आप हर हफ्ते शॉपिंग के शौकीन हैं तो कोशिश करें कि महीने में एक आध दिन शॉपिंग पर जाएं। दोस्तों, तीसरा तरीका है कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अपनी सेविंग को जमा करते रहने की बजाय कोशिश करें कि पैसे को इन्वेस्ट करें, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ पैसे की कीमत गिरती जाती है और चीज़ों की कीमत बढ़ती जाती है। आज से 5 साल पहले अगर 5 लाख में एक गाड़ी आ जाती थी तो आज वो गाड़ी 10 लाख में भी नहीं आती। इसलिए पैसे जमा करते रहने की बजाय अगर आपके पास कुछ अजाफी पैसे जमा हो गए हैं तो उनकी कोई ऐसी चीज़ खरीद लें जिसकी कीमत वक्त के साथ साथ बढ़ती रहे, जैसे सोना या ज़मीन का कोई टुकड़ा वगैरह। दोस्तों, चौथा तरीका है कि दिखावा करने वाले दोस्तों से हमेशा दूर रहें। हम जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं उनका हम पर बहुत गहरा असर होता है। आहिस्ता आहिस्ता हम भी उन जैसा बनने लग जाते हैं या फिर बनने की कोशिश करने लगते हैं। अगर आपने ऐसे दोस्त बना रखे हैं जो शो ऑफ करते हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीद कर दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं, तो आप कभी भी पैसे को समझदारी से नहीं खर्च पाएंगे। ऐसे दोस्त आपको भी फजूल खर्चियों और महंगी महंगी चीज़ें खरीदने पर उकसाएंगे और आपके बजट का बेड़ा गर्क कर देंगे। अगर आप नहीं खरीदते तो आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए अगर आप 4 पैसे बचाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो चीज़ों को नहीं बल्कि इंसानों को वैल्यू देते हैं और अपने पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हैं। 5वें नंबर पर एक जापानी खातून जर्नलिस्ट का बनाया हुआ एक तरीका है जिसे उसने काकीबो का नाम दिया था और 1904 में अपने एक आर्टिकल में शाया किया था। इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए
जापानी लोग अपनी आमदनी का तकरीबन 15 से 30% हिस्सा बचा लेते हैं। इस तरीके में जापानी लोग अपने सारे अखराजात को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हिस्से को वो सर्वाइवल का नाम देते हैं, जिसमें बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें जैसे खुराक, मेडिसिन और दूसरी ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं, वो खरीदी जाती हैं। दूसरी कैटेगरी का नाम ऑप्शनल रखा जाता है। इसमें वो चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी तो नहीं, लेकिन उन चीज़ों को हम इंजॉय ज़रूर करते हैं, जैसे शॉपिंग करना या बाहर से खाना खाना। तीसरी कैटेगरी में कल्चर को शामिल किया जाता है, जैसे मौसीकी सुनना, किताबें पढ़ना, सैरो तफरी और खेल कूद पर खर्च करना। चौथे हिस्से को एक्स्ट्रा का नाम दिया जाता है, जैसे चीज़ों की मेंटेनेंस करना, मरम्मत वगैरह करवाना और दोस्तों रिश्तेदारों को तोहफे तोहफ़ देना। जापानी लोग महीने के शुरू में ही अपनी आमदनी के हिसाब से हर कैटेगरी के लिए रकम अलहदा कर लेते हैं। वो 4 लिफाफे लेते हैं और हर कैटेगरी की रकम उस लिफाफे में डाल देते हैं और सारा महीना उस कैटेगरी के अखराजात को उसी लिफाफे में से पूरा करते हैं। यहाँ पर वो 2 बातों को हमेशा अपने सामने रखते हैं। एक तो ये कि उन्होंने कितनी बचत करनी है, और फिर ये कि वो कौन सी कैटेगरी में से ज़्यादा बचत कर सकते हैं। जितनी बचत का वो टारगेट सेट करते हैं, उतने पैसे वो महीने के शुरू में ही उस कैटेगरी में से निकाल कर बैंक में जमा करवा देते हैं। बचत के साथ साथ इस तरीके का एक और अहम फायदा ये है कि जापानी लोगों को हमेशा इस बात का इल्म रहता है कि उनके पैसे कहाँ खर्च होते हैं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।